हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, जीके की। पढ़ना किस तरह से है, इस बार जो टारगेट है वो हमारा 100 में से 90 से अधिक प्रश्नों का सही करने का उद्देश्य है। आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको आपको ध्यान से देखना है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपके राजस्थान की कला और संस्कृति से कुल मिलाकर आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। अब 8 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके 16 अंक इस पोर्शन से आते हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति से। इसमें से लोक देवता, लोक देवियां, लोक संत से आपके हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन बचे। कितने आपके? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बचने के बाद में अब आपके टॉपिक भी 6 ही बचे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टॉपिक बचे हुए हैं। अब 6 टॉपिक बचे हुए हैं तो यानी कि अगर आप देखोगे तो प्रत्येक टॉपिक से आपके 1 क्वेश्चन आएगा। 1 क्वेश्चन आएगा तो यानी कि अब आपको ये देखना है कि आप देखोगे आपके मंदिर, दुर्ग, प्रमुख महल, आपके किले, यानी कि ये टॉपिक है आपका, जैसे मंदिर है, दुर्ग है और महल है, यानी कि आपके इतना बड़ा टॉपिक है। आपके किले, राजस्थान के किलों के बारे में अगर आपके पास गाइड होगी तो आप देखना उसमें आपको कितना मीटर मिलेगा। मंदिरों के बारे में आपके पास कितना मीटर मिलेगा और आपको महलों के बारे में कितना मीटर मिलेगा। इतना मीटर और आपको केवल 1 क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी तो आपके 1 क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जिसको मैं बताऊंगा। कभी तो आपके 1 क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि आपको देखना ये है कि आपके पास कितना मीटर है और आपके कितने क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपके पूर्व वर्षों में प्रश्नों का पैटर्न क्या था। अब आरपीएससी का ये रहता है कि इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है, बाकी इनमें से आपके 1 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सी बार मान लीजिए इसमें से अगर आपके कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से, तो यकीन माने कि फिर इनमें से किसी भी एक टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और कभी कभी तो आपकी इनमें सब में से 1 ही क्वेश्चन देता है, कभी कभी 1 ही क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपके टोटल 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, यानी कि अगर आप इनमें देखो तो आपको इतना गहराई से आपको नहीं पढ़ना है, आपको पैटर्न समझना है। पढ़ना क्या है मैं आपको समझाता हूं तो आप समझिए। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको मंदिर, दुर्ग, महलों के बारे में बताता हूँ। अगर आप किलों के बारे में देखोगे तो कभी कभी कोई क्वेश्चन, जैसे आपके 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में से कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके बारे में सभी अभ्यर्थियों के बारे में जानने की उत्सुकता हो जाती है। एक क्वेश्चन कहाँ आया, कहाँ से, इतना कठिन क्वेश्चन कहाँ से पूछा, जबकि उसको कोई नहीं कर पाता और वो आपकी मेरिट में भी, आपके सिलेक्शन में भी आपकी भूमिका नहीं निभाता, फिर भी उसके पीछे पड़ जाते हो। तो आपको तो देखना है कि आपका केवल 1 क्वेश्चन से आएगा, कभी कभी तो 1 क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपसे रिक्वायर्ड है। आपको ऐसा नहीं कि उसमें घुस जाना है। आपके सब्जेक्ट है, जैसे आपके हिस्ट्री हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, वहाँ जाके देखो आपके एक टॉपिक से अगर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वहाँ इस जगह की मेहनत को आप दूसरी जगह दो। इसी तरह आपके संविधान है, राजस्थान की राज्यव्यवस्था है, तो इस जगह की मेहनत को उस जगह दो जहां पर आपका, अब इसमें तो अथाह है। आप दुर्गों में, मंदिरों में, आप महलों में, आप अथाह है। आपको इनमें कितना पढ़ोगे तो आपको मेन जानकारी होनी चाहिए। बाकी पढ़ते रहो, बाकी जितना डीपली घुसोगे तो आपको मंदिरों की, दुर्ग, महलों की आपको एक बुक मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको, तो यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे संस्कृत विभाग में आपको देखोगे तो संस्कृत विभाग में ये आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो ये मंदिर, दुर्ग और महल है, ठीक है, मंदिर, दुर्ग, महल है। तो इसमें से जैसे आपके 2022 में संस्कृत विभाग में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, झाला हवेली किस महल या में स्थित है। हवेली की बात की इसने, आपके दुर्ग है, आपके मंदिर, दुर्ग, महल है, उसमें आपकी हवेलियां भी आती है, ठीक है। तो आपकी हवेली किस में स्थित है, किस किले में स्थित है, किस महल में स्थित है, कोटा में है या बूंदी में है या झालावाड़ में है, कौन से जिले में है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, या फिर लास्ट ऑप्शन था आपके जो बीकानेर, यानी 4 जिलों में से कौन से में थे। तो आपकी जो झाला हवेली थी वो कहाँ थी, आपके कोटा में थी। इसका आंसर ये था, कोटा वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, यानी कि आपकी पूछा है कि कौन से जिले में है, कौन से है ना, ठीक है, आपके जिला पूछ रहा है। इसी तरह लोवावट, यानी कि लोहागढ़ जो किला है, लोहावट पूछा था, तो किला कहाँ पर अवस्थित है, ये भरतपुर में। अभी एक बात समझ लोगे, आपके यहाँ पर देखोगे तो आपको संस्कृत विभाग में 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर 2022 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आपके हर बार 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि उसमें से आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह 2022 के सेकंड शिफ्ट में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था कि जोधपुर का मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ाटू की पहाड़ी पर। 1 क्वेश्चन पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट से।
फिर 2018 के प्रश्न से पूछा गया कि ओडिशा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर जिले में है। किस जिले में स्थित है? किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जानते हैं? तारागढ़ के नाम से, यानी कि तारागढ़ वाले को जानते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए और बाद में इसे 2 पूछे गए तो संस्कृत के जो निश्चित थे उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं। यानी कि ये समझ सकते हो, आपको सब दिखाऊंगा 2018 के जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है संस्कृत विभाग में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। यानी कि अगर आपके किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे तो किसी टॉपिक से आपके 1 क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक ही माने कि आपके 2 से ज्यादा क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से नहीं आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा और कभी कभी तो एक भी नहीं आएगा। तो आपको तैयारी वही करनी है। तो समझ गए, इतने क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, 4 पेपर बताए। 4 पेपरों में आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए, आपके जिले ही पूछे गए, उन जिलों के उपनाम पूछे गए, क्या नाम जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूं आपके सामान्य शिक्षा विभाग में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2013 से लेकर अब तक, उनको देखो। ये देखो, किस दुर्ग में जो नहीं हुआ? जयगढ़ में। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? गटियाला अभिलेख। किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जानते हैं? तारागढ़ को। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर इस तरह से पगड़ी नीचे गिर जाती है? कुंभलगढ़। आबानेरी राजागढ़ के कलात्मक युवक किस काल के हैं? देखो ये वाले 2 क्वेश्चन है, ये यहाँ गलती से देख, गटियाला अभिलेख और ये आपके गुजर प्रतिहार, ये आपके इतिहास में जो ये आपके गुजर प्रतिहार से, जिसके बाद में बताऊंगा। किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ का किला। 4 चौमा मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? कोटा में। ओडिशा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। यानी कि आप देखोगे गढ़बिटली, तारागढ़, ये तो बाद में आपको क्वेश्चन आया, कौन से जिले में है? 4 चौमा मंदिर राजस्थान में कौन से जिले में है, किस जिले में? ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ये चीजें आपको यहाँ देखा होगा। तो अधिकांशतः आपके संस्कृत विभाग में जो क्वेश्चन आए वो इसी तरह से आए हैं। आगे देखो यहाँ पर आपको दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत में है। गढ़बिटली कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। पहले नहीं पूछा था गढ़बिटली का दूसरा नाम क्या था? तारागढ़ पूछा था। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पर किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जानते हैं? तारागढ़ के नाम से। इसी तरह किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के किले के नाम से। अब क्वेश्चन पूछा आपके कि गढ़बिटली कहाँ पर स्थित है? ये अजमेर में। इस सामान्य संस्कृत विभाग का था वही क्वेश्चन। जयगढ़ का आया तो जयगढ़ आपको दोबारा आएगा। कौन से जिले में है, कहाँ पर स्थित है? लोग ये भी, अब देखो, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा में है। सूर्य विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? कहाँ पर है, मतलब कहाँ से प्राप्त होती है? तो झालरापाटन से। बूंदी के तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो जरूर यहाँ से लगा गया आपके बाबू सिंह वाला। इसी तरह नागेधनी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में है। छिपा हुआ दुर्ग किस दुर्ग का नाम पूर्ववर्ती नाम है? तो जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग पूछा तो क्योंकि पहले भी आपके ये छिपा हुआ किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो जयगढ़ का दुर्ग। तो ये आपके पहले पूछा था कि जयगढ़ का दुर्ग, ये वाला जयगढ़ का। ठीक है, जयगढ़ का और जयगढ़ का, क्योंकि यहाँ से ले लिया आपके पहले आधार पर। तो अधिकांशतः मैंने देखा कि आपके 95% अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए इस दुर्ग से, तो दुर्ग में आपके 95% पूछे गए थे कि दुर्ग, उसका उपनाम, उसकी कोई एक विशेषता या फिर कौन से जिले में है। तो एक बात तो आप समझ गए कि आपको यहाँ से हवेली भी आ सकती है। आपके पूछा था संस्कृत विभाग में कि जाला की हवेली कौन से दुर्ग, कौन से जिले में है, पहला क्वेश्चन ये था। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ मैटर है, तो पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि आपके जितने भी दुर्ग है उन दुर्गों में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। और विशेष तौर पर आप, मैं बता रहा हूँ तो मुझे एक चीज मिल चुकी है, तो आप, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। नंबर एक तो आपको करना है कि आपको ये वाला दुर्ग है, कौन सा वाला, जो गढ़बिटली, यानी कि गढ़बिटली में आपसे कह रहा हूं, गढ़बिटली जो दुर्ग है और जो आपके अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, इन दोनों दुर्गों को आराम से, इनको एक आपके टोटगढ़ है, इन 3 दुर्गों को आप अच्छे से तैयार करोगे। यहां से हर बार किसी न किसी प्रकार से तीनों से क्वेश्चन आता है। एक सामान्य निष्कर्ष तो निकल के आया। दूसरा निष्कर्ष आया आपके जयपुर का जयगढ़ दुर्ग को भी आप अच्छे से याद करोगे। और बूंदी के जो आपके तारागढ़ दुर्ग है, वो तारागढ़ दुर्गों को भी आप अच्छे से याद करोगे बूंदी का। इन 3 किलो में से आपकी संभावना बन रही है, आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज तो है। आपको और दुर्ग, जितने भी दुर्ग है उन दुर्गों को तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, कहाँ पर अवस्थित है। अगर हो सके तो कौन सी पहाड़ी पर भी याद कर लेना थोड़ा बहुत, लेकिन जिले तो आपको याद होना चाहिए कौन से जिले में कहाँ पर है। बाकी इनको विस्तार से आपको इनको पढ़ना है अच्छे से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इनको विस्तार से पढ़ना है, तो पढ़ना है, आपको सामान्य निष्कर्ष मिल जाएगा आपको। बाकी जो हवेलियाँ है वे मैं आपको करा दूंगा, कौन सी हवेलियाँ कहाँ पर है, कैसे नहीं है, उनको थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके इस तरह से देखो, पढ़ने का मैटर आपके पास सब कुछ है।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। आपको रिवीजन करना है। आपने विस्तार से बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, अगर आपने पहले विस्तार से नहीं पढ़ा है, आपने पहले 2-3 बार आपका कोर्स नहीं हुआ है, तो पहले आप आराम से विस्तार से पढ़िए, विस्तार से आप कोर्स कीजिए, सब कुछ पढ़िए। उसके बाद में जब आप रिवीजन, क्योंकि अब आपके 2-3 महीने बाकी है, 2-3 महीने में अब आपका रिवीजन भी जरूरी है। आपको भी पता होना चाहिए किस पे विशेष फोकस दे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपके 90+ से अधिक आपके अंक आए। अब मैं जैसे आपको छत्रों के बारे में बता देता हूँ। जो आपकी हवेलियाँ हैं, तो हवेलियाँ में आपको मुख्य रूप से हवेलियाँ जो आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, उनको याद कर लेना। देखो, जो आपका राजस्थान का जो चिड़ावा कस्बा है, चिड़ावा कस्बा, उस चिड़ावा कस्बे में 2 हवेलियाँ हैं। तो चिड़ावा में आप देखोगे यहाँ पर ड है, क्या है यहाँ पर आपके ड। अब यहाँ ड देखोगे तो ड में देखो यहाँ ड और यहाँ पर व, तो ड से बन रहा है आपके डालमिया की हवेली और व से बन रहा है वागड़िया की हवेली, यानी कि वागड़िया की हवेली और डालमिया की हवेली कहाँ पर है, चिड़ावा में है। ड से डालमिया, व से वागड़िया, यानी कि अगर आपके चिड़ावा आ जाए तो चिड़ावा में आपके ड से ध्यान रखना आपके आ गया, तो चिड़ावा में ड, डालमिया, व, वागड़िया की हवेली कहाँ पर है, तो चिड़ावा में है। इसी तरह रामनाथ गोयका की हवेली और रामविलास गोयका की हवेली आप देखोगे तो रामनाथ गोयका और रामविलास गोयका दोनों में कंफ्यूजन होता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि रामनाथ गोयका की हवेली तो झुंझुनू में है और रामविलास गोयका की हवेली कहाँ पर है, चूरू में है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रामनाथ में आपके न है और झुंझुनू में भी आपके न है, जबकि आप देखोगे चूरू में आपके न नहीं है। तो रामनाथ गोयका की जो हवेली है वो कहाँ पर है, आपके झुंझुनू में है। कहाँ पर, इसमें भी न है और न है, तो न से एक और बन रहा है आपके झुंझुनू में। झुंझुनू में नाथूराम पोदार की हवेली भी, क्योंकि नाथूराम में आगे न है, तो न से क्या स्टार्ट हो रहा है आपके नाथूराम गोयका, नाथूराम पोदार की हवेली भी कहाँ पर आपके झुंझुनू में। नाथूराम पोदार की हवेली और रामनाथ गोयका की हवेली आपके झुंझुनू में है। बची आपके रामविलास, क्योंकि उसमें कोई न नहीं है, तो वो कहाँ पर आपके चूरू में है। इसी तरह मानक, जैसे आप मैं करूँ कि आपके मानक क्या है, मानक यानी कि जैसे मोती, आपके सोना चांदी भी क्या है, मानक होते हैं। तो मानक यानी कि मानक से मतलब होता है महगनसर, जो राजस्थान का जो कस्बा है महगनसर, वहां पर आपके सोना चांदी की हवेली है। जो सोना चांदी यानी मानक में क्या आता है, सोना चांदी, तो सोना चांदी की हवेली कहां पर है, तो मानकसर में आपके सोना चांदी की हवेली है। मानकसर में कहां क्या है, आपके सोना चांदी की हवेली है। इसी तरह मैं बोल सकता हूं कि जोधा ने बड़े भाई को राखी बांधी। जोधा ने यानी कि जैसे मान लो आपके जोधा भाई का विवाह अकबर से हुआ, जोधा आप वहाँ जोधपुर का शासक मान सकते हो। तो आप ये कह दो कि आप जोधा ने बड़े भाई को राखी बांधी, तो जोधा से क्या बन रहा है आपका, जोधा से आपके जोधपुर, बड़े भाई से बड़े मियाँ और राखी से राखी, यानी कि बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है, जोधपुर में है, और राखी हवेली कहाँ पर है, तो भी जोधपुर में है। तो बड़े मियाँ की हवेली हो या फिर आपकी राखी हवेली हो, तो कहाँ पर है, ये आपके जोधपुर में है। इसी तरह आप देखो रामपुर के खोटे पर बच्चे नाचे। जैसे बहुत से खोटे होते हैं अलग अलग, पहले खोटे होते थे, तो हवेलियों के जो खोटे होते थे उन खोटे पर डांस किया जाता था अलग अलग लड़कों या स्त्रियों से या महिलाओं से। तो मैं कह सकता हूँ कि रामपुर के खोटे पर बच्चे नाचे। तो रामपुर खोटे पर बच्चे नाचे, बच्चे से ब से बीकानेर, तो बीकानेर में ये आपके रामपुर का मतलब है कि रामपुर की हवेली, कौन सी, रामपुर से रामपुर की हवेली, कोटे से कोठारी हवेली, बच्चे से बचाओतों की हवेली। बचाओतों की हवेली कहाँ पर है, यानी कि बचाओतों की हवेली, कोटे से कोठारी हवेली, रामपुर से रामपुर की हवेली, ये तीनों कहाँ पर है, आपके बीकानेर में है। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है लेकिन कंफ्यूजन होते हैं। तो रामपुर की हवेली हो गई, कोठारी हवेली हो गई, बचाओतों की हवेली हो गई, कहाँ पर है, बीकानेर में। कि रामपुर के कोटे पर बच्चे नाचे, बच्चे से बचाओतों की, कोटे से कोठारी हवेली, रामपुर से रामपुर की हवेली कहाँ पर है, आपके बीकानेर में है। और बड़े देवता की हवेली कहाँ पर है, आपके कोटा में है। कहाँ से, आपके कोटा में है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, एक एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इसी तरह आपके पहले पूछा था कि मेहरानगढ़ में मोर और कौवा दोनों क्या है, दोनों में समानता क्या है कि दोनों पक्षी है। मोर और कौवा क्या है, दोनों ही पक्षी है। मोर से बना आपके मेहरानगढ़, म से मेहरानगढ़, कौवा से बना कीरत सिंह की जो छतरी कहाँ पर है, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ऐसे सब आपको याद है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में दूर करना है। जैसे आपकी बहुत सी बात है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है और 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, सब आपको पता है, सब आप जानते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि 80 खंभों में आप देखोगे तो 80 में आप कैसे लिखोगे हिंदी में, तो 80 में आप क्या लिखोगे, अ लिखोगे। आगे अ आ गया, अ से क्या बना, अ से बना आपके अलवर में क्या आपके अ।
अस्सी में भी आगे अ है, अलवर में भी आपके अ है, तो 80 खंभों की खंभों छतरी कहां पर आपके अलवर में है। इसी तरह आपकी 32 खंभों छतरी कहां पर, रणथंभौर में। अब 32 खंभों छतरी आप जानते होंगे यहाँ पर रणथंभौर में एक राजस्थान के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी है। क्या है आपके त्रिनेत्र गणेश की, जिनके 3 नेत्र है। क्या कितने नेत्र है? 3 नेत्र गणेश जी है, वो कहां पर? रणथंभौर में। तो 3 आ रहा है, तो 3 का मतलब आगे 32 खंभों में आगे क्या रहा है? 3 आ रहा है। क्या रहा है? 3। 32 में क्या रहा है? आगे क्या रहा है आपके? 3। तो 32 खंभों की हवेली कहां पर? आपके रणथंभौर में। बची आपकी 84 खंभों की हवेली, जो एकमात्र आपकी बूंदी में ही है। लास्ट बची आपकी। आप कंफ्यूजन दूर करना है आपको इस चीज को। तो इस तरह से आपको सभी को इस तरह से मैंने आपको बताया। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक लेके आऊंगा, आपके मेलो तैयार लेके आऊंगा। अब कोशिश करूंगा न्याय आपको विस्तार से पढ़ाऊं, आपको चित्रकला के विभिन्न शैलियों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से किस तरह से आपको याद करनी है। लोक संगीत, यानी कि आपके 3-4 वीडियो में, 4-5 वीडियो में आपके संपूर्ण जीके पूरी हो जाए। और आपके लिए एक सूचना देना होगा, बहुत हमें हर्ष हो रहा है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो मुख्य रूप से वॉइस अध्यापक के लिए ही है। और हमने फरवरी में जो आर्य मानुष्य स्टडी ऐप लॉन्च किया था, उस पर केवल 4-5 महीने में आर्य मानुष्य स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसमें 5000 से अधिक बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है। यानी केवल वॉइस अध्यापक के लिए समर्पित ऐप है। आर्य मानुष्य स्टडी ऐप है तो केवल वॉइस अध्यापक के लिए ही समर्पित है। इस पर वॉइस अध्यापक के अलावा कुछ भी सामग्री नहीं मिलती, केवल जीके की और एसएसटी की इस पर ही संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। और केवल 5-6 महीनों में ही इस पर 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिया, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जिसकी पहले रेटिंग 4.6 थी, लेकिन बढ़ती हुई और वर्तमान में इसकी 4.7 हो चुकी है। और हमारी कोशिश है कि इसी रेटिंग को राजस्थान का एकमात्र ऐसा ऐप बनाए कि इसकी रेटिंग आपके 5 स्टार हो जाए। तो धन्यवाद, हम मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। और अगले वीडियो में बात करेंगे, जो विस्तार से आपको बताया कि अगले बात करेंगे, जो आपके मेलों की बात करेंगे, आपकी चित्रकला की विभिन्न शैलियों के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में 2 टॉपिक लेंगे, ताकि आपका पास्ट से पास्ट आपका रिवीजन हो और पास्ट आपका सिलेबस हो कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।